मौर्यकालीन क्या पढ़ेंगे? प्रशासनिक राजनैतिक व्यवस्था, प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे आज। देखिए क्या होता है, देखिए आज के जो वर्तमान संदर्भ में बोला जाए और मौर्यकालीन समाज को अगर कंपेयर किया जाए, क्या किया जाए, मौर्यकालीन, ठीक है, राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था और आज के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को कंपेयर की जाए तो बहुत ज्यादा क्या मिलता है, हूबहू क्या मिलता है, समानता मिलती है। ठीक है, देख लेते हैं। आज सबसे बड़ा पद क्या है आज का? राष्ट्रपति होता है, लेकिन ये नाम मात्र का रहता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कौन रहता है आपका? प्रधानमंत्री क्या रहता है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या रहते हैं? सर्वोच्च पद है अपना भारत का। ठीक है, ये नाम मात्र का, वास्तविक शक्ति इसमें निहित होती है प्रधानमंत्री में। राष्ट्रपति क्या रहता है? सिर्फ नाम मात्र का रहता है, और प्रधानमंत्री में सारी शक्ति क्या रहती है? निहित रहती है। ठीक है, इसके नीचे में क्या होता है? आज के संदर्भ में मंत्री होता है, मंत्री द्वारा क्या किया जाता है? ठीक है, मंत्रियों द्वारा क्या किया जाता है? मंत्री पद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, इन लोग किसको आदेश देते हैं? आपके कलेक्टर को। ठीक है, कलेक्टर के द्वारा जिलों का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। ठीक है, भूपेश बघेल क्या करेगा? कलेक्टर को आदेश देगा कोरोना के लिए। ठीक है, तो कलेक्टर लोगों ने क्या किया? ठीक, सत्ता का संचालन करेंगे इन लोग इसके माध्यम से। ठीक है, मंत्री किसके माध्यम से? इसके माध्यम से करते हैं, और प्रधानमंत्री किसको निर्देश देते हैं? बाकी मंत्रियों को देते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान संदर्भ में आपका जो राजनीतिक व्यवस्था है इस प्रकार से है। समझ आ रहा है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सम, ठीक है, मंत्री के बाद कलेक्टर। उसी प्रकार आपका मौर्य साम्राज्य में क्या है? आपका राजा होता है। क्या हो जाता है? सर्वोच्च पद राजा होता है। ये इसके नीचे में मंत्री होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अमात्य कहा जाता है। उसके नीचे में जो कलेक्टर के, ठीक है, समस्थानिक बोला जाए तो क्या होगा? यहां रज्जुक कहा जाता है, रज्जुक। ठीक है, ये हूबहू उसी प्रकार है जैसे राजा सर्वोच्च पद, इसमें का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वैसे इसमें का राजा है, मंत्री इसमें का अमात्य है, इसमें का कलेक्टर है, तो इसमें का क्या है? आपका रज्जुक है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इसकी व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये सब जानकारी आखिर मिलती कहां से है? जो मौर्यकालीन राज व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी जानकारी हम लोग को कहां से मिलती है? आपका एक तो है, सबसे बेस्ट बुक है, इसको फिर से लिखवा देता हूं। जानकारी कहां मिलती है? यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। जानकारी पहला तो है आपका, जानकारी कहां मिलता है? अर्थशास्त्र से, और दूसरी मेगास्थनीज इंडिका से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपका चाणक्य। इसका कौन है? मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था जी मेगास्थनीज जी? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैं बताया था कल कहानी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। ठीक है, और अर्थशास्त्र कौन है? चाणक्य लिखने वाला है। आप लोग याद रखिएगा कि जो अर्थशास्त्र है, जो आपका अर्थशास्त्र है, वो धन का विज्ञान नहीं है। जो इकोनॉमिक पढ़ते हैं हम लोग वो अलग है। ये अर्थशास्त्र प्रशासनिक और राजनीतिक संबंध है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सब लोग किसको मारते हैं? अर्थ अर्थात धन होता है, तो धन का शास्त्र कहा जाता है, ऐसे करके मार देते हैं, लेकिन ये गलत है। अर्थशास्त्र आपका है राजनीतिक और प्रशासनिक के बारे में, ठीक है, बताया गया है। ठीक है,
तो ये अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा है और एक है आपका इंडिका, दोनों से हम लोग को किसकी जानकारी मिलती है? इस मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो इसमें किस प्रकार से था? पहला क्या था बताया मैं? राजा। पहला क्या था आपका? राजा। राजा के बाद क्या हुआ आपका? अमात्य। उसके बाद क्या हुआ? अमात्य के बाद आपका रज्जुक। ठीक है। राजा सर्वोच्च पद होता था, सर्वोच्च पद। ठीक है। अमात्य मंत्री हुआ करते थे जिसको, ठीक है, और ये क्या होता था? अधिकारी होता था, अधिकारी। ठीक है। सर्वोच्च पद। राजा कहता था कि मैं देवों का क्या हूं? प्रिय हूं। राजा क्या कहता था? मैं देवों के क्या हूं? प्रिय हूं। देव नाम प्रियदर्शी, किसका नाम मिलता है जी? अशोक का नाम मिलता है, याद रखिएगा। राजा क्या कहता था? मैं देवों के क्या हूं? प्रिय हूं। मैं देवों के प्रिय हूं। ठीक है। ये इस टाइप का कहा जाता है। राजा खुद को क्या कहते थे? मैं देवों के लिए प्रिय हूं। ठीक है। मंत्री। मंत्री देखिए यहां पर सबसे बढ़िया बात है, जो अमात्य मंत्री है, मौर्यकालीन राज व्यवस्था में क्या होता था? देखिए आज आप लोग कहते हैं कि एक अनपढ़ भी क्या बन जाता है? मंत्री बन जाता है। सोशल मीडिया में कभी कभी चलता रहता है कि उन लोग का क्या होना चाहिए? एग्जाम होना चाहिए, उसके बाद उन लोग को चुना जाना चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन हूबहू मौर्यकालीन में जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, मंत्रियों का चुनाव किया जाता था, उसके उपधा परीक्षण के द्वारा किया जाता था। उपधा परीक्षण अर्थात उपधा परीक्षण होता क्या है? देखिए उपधा परीक्षण होता है उसके चरित्र का परीक्षण। ठीक है। जो व्यक्ति चरित्र से महान व्यक्ति होते थे, जिसमें कोई कलंक न लगा हो, उसी इंसान को क्या बनाया जाता था? अमात्य बनाया जाता था। लेकिन वर्तमान संदर्भ में क्या होता है जी? किसी के ऊपर रेप का केस चल रहा है, किसी के ऊपर ठीक है बहुत सारे केस चल रहे हैं, समझ आ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से, लेकिन इस समय जो मौर्य समकालीन जो राज व्यवस्था था, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था था, वहां पर उपधा परीक्षण करके, क्या कर परीक्षण करके? उपधा परीक्षण, उपधा परीक्षण करके ही चुना जाता था, अर्थात चरित्र परीक्षण, चरित्र परीक्षण। चरित्र परीक्षण। ठीक है, देख लीजिए। चरित्र परीक्षण के द्वारा क्या किया जाता था? अमात्यों का क्या किया जाता था? चुनाव किया जाता था। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में भी ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि मंत्रियों को उसके काबिलियत के आधार पर क्या किया जाए? चुना जाए। यहां काबिलियत के आधार पर चुना जाता था। जिसके चरित्र में थोड़ा सा भी कलंक हुआ करता था, थोड़ा सा भी दोष हुआ करता था, उसको मंत्री अमात्य नहीं बनने दिया जाता था। लेकिन अभी के जो मंत्री हैं, बहुत सारे लोगों में बहुत सारा क्या चल रहा है? केसेस चल रहा है। ठीक है। तो ये इसकी क्या थी? विशेषता थी। और जो अधिकारी थे वो राजस्व के तौर पर थे, राजस्व व्यवस्था को देखते थे और न्यायिक व्यवस्था को देखते थे। दोनों को लिख लीजिए। ठीक है। न्यायिक व्यवस्था को देखने वाले, राजस्व व्यवस्था को देखने वाले। हूबहू आज जैसे कलेक्टर क्या होता है? ठीक है, राजस्व विभाग का। ठीक है, जितने भी, ठीक है, उसी प्रकार उस समय भी क्या थे? वर्तमान बोला जाए कलेक्टर क्या है, उस समय का रज्जुक हुआ करता था। कितनी समानता मिल रही है अभी से? ठीक है। ये सब चीज को फटाफट लिखो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट कर लो, या फटाफट लिखो जल्दी से। हो गया? ये लिख लिए आप लोग। देखिए अर्थशास्त्र और चाणक्य से क्या मिलते हैं? दोनों से हम लोग को जानकारी मिलती है कि राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था,
राजा हुआ करते, सर्वोच्च पद राजा हुआ करता था। उसके बाद अमात्य हुआ करता था। अमात्य किसको निर्देश देता था? रज्जु को निर्देश देता था। वर्तमान कलेक्टर जैसे, वर्तमान मंत्री जैसे, वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे। समझ आ गया? ठीक है। राजा खुद को क्या कहता था? मैं देवों का प्रिय हूं। अमात्य मंत्री को कैसे चुना जाता था जी? उपधा परीक्षण के द्वारा चुना जाता था। ठीक है, चरित्र परीक्षण के द्वारा चुना जाता था। और रज्जु का अधिकारी होता था जो न्यायिक व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था को देखता था। अब ऐसे बताइए, न्यायिक व्यवस्था कैसे देखेगा? अरे भाई, आपका कलेक्टर जिला न्यायाधीश कहलाता है ना, जिला न्यायाधीश कहलाता है ना दीवानी मामलों का। ठीक है, दीवानी मामलों का क्या होता है? आपका कलेक्टर क्या होता है? न्यायाधीश होता है। जिलाधीश या कलेक्टर भी को बोला जाता है उसको। ठीक है, जिलाधीश। ठीक है, उसी प्रकार राजस्व विभाग का भी अधिकारी होता है वो सर्वोच्च। ठीक है, उसी प्रकार उस समय भी जो रज्जु था, अधिकारी था, न्यायिक व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था को देखता था। लिख लिए इसको? ठीक। अब देखते हैं जो मौर्य काल के जो राजाओं थे, मौर्य काल के जो राजा थे, प्रशासनिक सुविधा के लिए, किसके लिए जी? प्रशासनिक सुविधा के लिए, सुविधा के लिए। ठीक है, क्षेत्रों को मुख्य 4 भागों में बांटा था। मुख्य 4 भागों में बांटा। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र देख लेते हैं। उत्तरापथ, ठीक है, आपका दक्षिणापथ, दक्षिणापथ हो गया आपका उत्तरापथ के बाद। एक है आपका मध्यपथ, एक है आपका अवंती पथ। ठीक है, और ये 4 मुख्य थे। ठीक है, उत्तरापथ क्या था आपका? तक्षशिला, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला गंधार आपको पता है। दक्षिणापथ था आपका सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी राजधानी क्या था यहां का? सुवर्णगिरी। मध्यपथ क्या था आपका? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और अवंती का क्या था? उज्जैनी। ये थे। ठीक है, उत्तरापथ का राजधानी क्या था आपका? उत्तरापथ क्षेत्र था उसका तक्षशिला। दक्षिणापथ का क्या था? सुवर्णगिरी। मध्यपथ का क्या था? पाटलिपुत्र। अवंती का क्या था? उज्जैनी। ठीक है, कई जगह डबल डबल समझ आ गया ना? जैसे जम्मू कश्मीर में 2 जगह रहता। एक मिनट ना, ठीक है, ठीक है। तो क्या था? उत्तरापथ में तक्षशिला, राजधानी क्या था उत्तरापथ क्षेत्र का? तक्षशिला। दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी। मध्यपथ पाटलिपुत्र। जितने भी और क्षेत्र थे यहीं से संचालन होता था, पटना पाटलिपुत्र से। कहां से होता था जी? आपका पाटलिपुत्र से संचालन होता था। बाकी सुविधा की दृष्टि से जैसे जम्मू कश्मीर में 2 जगह बनाया जाता है। ठीक है, ठंडी के समय अलग और गर्मी के समय अलग। आंध्र प्रदेश में भी 2 जगह, ठीक है, राजधानी है। समझ आ गया? अमरावती है। और ठीक है, इस प्रकार से क्या किया जाता है, यहां भी कई क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया था। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, मध्यपथ पाटलिपुत्र, अवंती, उज्जैन। लेकिन पांचवा जोड़ दीजिए, जब अशोक क्या करता है? कलिंग युद्ध करता है, कलिंग को जीत लेता है। किसको जी? कलिंग को जीतने के बाद 5वां पद जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं कलिंग पद। ठीक है, कलिंग पद। ठीक है, इसकी क्या थी? राजधानी तोसली। लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मौर्य किसके जीतने के बाद? अशोक के जीतने के बाद। अशोक के जीतने के बाद होगा ये। अशोक के जीतने के बाद, अशोक के जीतने के बाद कलिंग पद को जोड़ दिया गया, जिसका राजधानी क्या था आपका? तोसली था। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा तो यही। ठीक है, अशोक ने ऐसे कौन सा पद जोड़ा था चौथे पद के बाद? तो कौन सा आपका? कलिंग पद, तोसली। कलिंग विजय का
कलिंग विजय का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है आपका? 13वां शिलालेख में हृदय परिवर्तन की बात है। भयंकर रक्तपात हुआ था, कल मैंने बताया था आप लोगों को। तो उसी से क्या मिलता है? कलिंग पद को जीतने के बाद एक और क्या जुड़ जाता है? क्षेत्र जुड़ जाता है। एक मिनट यार, ठीक है, बताया जाएगा धीरे से, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। तो उत्तरा पथ है, दक्षिणा पथ है, मध्य पथ है, अवंती पथ है और एक आपका कलिंग पथ है। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार, कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के विस्तार कश्मीर से कर्नाटक और इधर अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला था। वो मतलब वर्तमान जो आपका भारत क्षेत्र है उससे बृहद था आपका। कश्मीर से कर्नाटक और आपका अफगानिस्तान से कहां? बंगाल तक आपका क्या फैला था? मौर्य साम्राज्य फैला था। कहां से कहां तक जी? कश्मीर से कर्नाटक, आपका अफगानिस्तान से कहां तक फैला था? बंगाल तक क्या था? फैला था आपका, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए फटाक से। जितने अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले भाग है उस समय मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक, मिटा दें। देखिए इसके बाद इसके देखते हैं आर्थिक व्यवस्था को, इसको देखते हैं आर्थिक व्यवस्था। मौर्य आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं, आर्थिक व्यवस्था आखिर कैसे था, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था देखिए मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, आर्थिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? आपका कृषि था। यह क्वेश्चन पूछा गया, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में मौर्य वंश का, ठीक है, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? प्राथमिक रूप से क्या था आपका? प्राथमिक रूप से क्या था जी? कृषि। क्या था आपका? कृषि। कृषि ही अर्थव्यवस्था का क्या था? मौर्य साम्राज्य में कृषि ही अर्थव्यवस्था का आधार था, ठीक है। इसमें जो कर लगाया जाता था वो 1/6 से 1/4 तक कर लगाया जाता था। अर्थात जितने हिस्से का छठवां भाग और जितने हिस्से का चौथे भाग तक क्या लगाया जाता था? यहां कर व्यवस्था, कर प्रणाली थी, ठीक है। अब देखते हैं जो मौर्य साम्राज्य का जो कर व्यवस्था वो दो प्रकार से था। एक को बोला जाता था भाग कर और दूसरे को बोला जाता था बलि कर, ठीक है। कृषि आधारित थी अर्थव्यवस्था, क्या आधारित थी? कृषि आधारित थी। कृषि कर को कितने भागों में बांटा जाता था? 2 भागों में बांटा जाता था। कर को कितने भागों में? 2 भागों में। एक है आपका भाग कर और दूसरा है क्या आपका? बलि कर। दिखाई दे रहा है आप लोग को? एक है आपका भाग कर और दूसरा क्या आपका? बलि कर। भाग कर भूमि से संबंधित रहता था, भूमि से संबंधित, और ये धार्मिक कर होता था, धार्मिक से संबंधित कर, धार्मिक से संबंध रखता था कौन? आपका बलि कर। और भाग कर क्या है? भूमि से संबंधित रहता है। इसको पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बलि कर क्या था? तो आपका क्या था? एक धार्मिक कर था। बलि कर क्या था? एक धार्मिक कर था। चूंकि उस समय क्या थे? धर्म बहुत सारे भागों में बटा था, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, शैव धर्म। तो क्या था? जो धार्मिक कर था वो क्या था आपका? बलि कर। भाग कर क्या था आपका? भूमि कर, ठीक है। अब
कर को निर्धारण करने वाला, कर को निर्धारण करता था एक इंसान, निर्धारण करने वाला, एक होता था कर को निर्धारण करने वाला और एक होता था कर को संग्रहित या वसूलने वाला, संग्रहित करने वाला। ठीक है, संग्रहित करने वाला क्या होता था, देख लेते हैं दोनों को। जो कर का निर्धारण करता था, मौर्य वंश में जो कर का निर्धारण करता था उसको कहा जाता है समाहर्ता। क्या कहा जाता है जी, समाहर्ता। और जो कर को एकत्रित करने वाला था, कर को संग्रहित करने वाला था, कर वसूलने वाला होता है, उसको कहा जाता है सन्निधाता, सन्निधाता। ठीक है, जो कर एक निर्धारण करने वाला क्या है आपका, समाहर्ता है, और संग्रहित करने वाला क्या है, सन्निधाता है। देख लीजिए दोनों में समानता क्या है, स और स। संग्रहित करने वाला, सन्निधाता, दोनों में समानता है तो याद रखेगा स और स क्या रहेगा, एक समान रहेगा, संग्रहित और सन्निधाता। ठीक है, निर्धारण करने वाला समाहर्ता। जल्दी से फटाक से लिखिए इसको। देखिए अब क्या होता है, इस समय एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश में कर की चोरी करने वाले को कौन सी सजा दिया जाता था। तो कर की चोरी करने वाले को, कर की चोरी करने वाले को, कर की चोरी करने वाले को छोटा मोटा दंड नहीं दिया जाता था। ये विभिन्नता है अभी से। देखिए अभी आप टैक्स की चोरी करते हो तो मृत्यु दंड दिया जाता है क्या, नहीं दिया जाता। लेकिन भयंकर क्या था, दृढ़ व्यवस्था था। कर की चोरी करने वाले को क्या किया जाता था, सीधा के सीधा मृत्यु दंड दिया जाता था। याद रखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर की चोरी करने वाले, मौर्य वंश में कर की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, लिख लीजिए इतना। कर की चोरी करने वाले को क्या दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। मुद्रा को, मुद्रा को ऊपर में लिख देता हूं। ठीक है, मुद्रा को क्या कहा जाता था आपका, ठीक है, मुद्रा को पढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी, आपका पढ़ कहा जाता था। मुद्रा को आपका पढ़ कहा जाता था। और मुद्रा विभाग के अध्यक्ष को, जो अभी का गवर्नर कहा जाता है ना, समझ आ रहा है, मुद्रा विभाग का अध्यक्ष है उसी को मुद्रा विभाग के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, मुद्रा को क्या कहा जाता था, आपका पढ़ कहा जाता था। मौर्य काल में मुद्रा को पढ़ कहा जाता था और मुद्रा विभाग के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, लिखिए जल्दी से। अब देख लेते हैं मापतौल विभाग। मापतौल विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, पोताध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी, पोताध्यक्ष। ठीक है, देखिए इस समय क्या था, मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, आपका कृषि था। लेकिन उद्योगों में क्या था, उद्योगों में विशेषकर क्या था आपका, वस्त्र उद्योग सबसे क्या था,
फेमस उद्योग क्या था इस समय अगर पूछा जाए? मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, उसे उद्योगों में सबसे क्या था? ठीक है, तो वस्त्र उद्योग क्या था आपका? सबसे फेमस उद्योग था। ठीक है, वस्त्र उद्योग को सबसे ज्यादा क्या किया जाता था? प्रायोरिटी दिया जाता था। ठीक है, यह हो गया उद्योगों में विशेषकर वस्त्र उद्योग का उपयोग किया जाता था। वस्त्र उद्योग क्या किया जाता था? सूती वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, वस्त्र उद्योग। इस समय है व्यापारी का समूह, व्यापारियों का समूह, व्यापारियों के समूह को सार्ववाह कहा जाता था। सार्ववाह, सार्ववाह कहा जाता था। ठीक है, मुद्रा विभाग के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। माप तौल विभाग के अध्यक्ष को पोताध्यक्ष कहा जाता था। उद्योगों में विशेषकर कौन सा उद्योग था आपका? वस्त्र उद्योग की, ठीक है, प्राथमिकता थी, वस्त्र उद्योग की प्राथमिकता थी। व्यापारियों का समूह को क्या कहा जाता था आपका? सार्ववाह कहा जाता था। लिखिए फटाक से, जल्दी से इसको नोट कीजिए, बहुत सारा लिखवाना है आज। ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं हम लोग सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। आपका देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था देखते हैं कि समाज का व्यवस्था क्या था उस समय जी। तो समाज में एक आता है, सामाजिक व्यवस्था में पहला धार्मिक आता है। धार्मिक कैसे था? धार्मिक व्यवस्था कैसे था? देखिए, धार्मिक व्यवस्था उस समय क्या थे? उस समय जो मौर्य वंश था अनेक धर्मों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के ले लो, कौन से धर्म से था? बिलोंग करता था, जैन धर्म से बिलोंग करता था। अशोक को ले लो, बौद्ध धर्म से बिलोंग करता था। ठीक है, बिंदुसार को ले लो, आजीवक संप्रदाय से बिलोंग करता था। कोई कोई शैव धर्म से बिलोंग करते थे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो मौर्यकालीन समाज में है, धर्म तो था मौर्यकालीन समाज में धर्म तो था, लेकिन धार्मिक कट्टरता नहीं थी। समझ आ रहा है? मौर्यकालीन समाज में धर्म तो था, लेकिन धार्मिक कट्टरता नहीं थी। राजाओं के द्वारा सभी धर्म को समान रूप से फलने फूलने का समय दिया जाता था। राजाओं के द्वारा सभी धर्म को फलने फूलने का अवसर दिया जाता था। धार्मिक कट्टरता नहीं थी। समाज में अनेक धर्मों में क्या था? बटा था। लिख लीजिए, आपका जैन हो गया, आपका बौद्ध हो गया, एक मिनट ना, वैदिक लिखिए सीधा। फर्स्ट धर्म वैदिक धर्म, वैदिक से आया आपका जैन आया, उसके बाद आया आपका बौद्ध आया। ठीक है, उसके बाद आया आपका आजीवक, उसके बाद आया आपका शैव। ठीक है, तो देखो ये वैदिक धर्म, ब्राह्मणों का धर्म, जैन धर्म, तीर्थंकरों का, बौद्ध, ठीक है, बुद्ध का, आजीवक किसका था? मकलीपुत्र गोसाल का था, शैव धर्म शिव को उपासना करने वाले। ठीक है, तो ये सब क्या है? जैन धर्म के बारे में आप लोग जानते हो। जैन धर्म का संस्थापक कौन था आपका? ऋषभ देव था। वास्तविक संस्थापक आए तो क्या लिखना है? वास्तविक संस्थापक इसका क्या है? महावीर। ठीक है, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकलीपुत्र गोसाल, और शैव धर्म का कौन है? शिव को मानने वाले, उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतने धर्मों में क्या था? बटा हुआ था। लेकिन धार्मिक कट्टरता क्या है आपका? धार्मिक कट्टरता
कट्टरता नहीं थी, लिख लो। धार्मिक कट्टरता क्या थी? नहीं थी। ठीक है, धार्मिक कट्टरता इस समय नहीं थी। कौन कौन से? वैदिक, जैन, बौद्ध, आजीवक संप्रदाय और बहुत सारे धर्मों में बटा था, लेकिन धार्मिक कट्टरता बिल्कुल भी नहीं थी। देख लेते हैं समाज का बंटवारा। समाज का बंटवारा, समाज का बंटवारा देखिए, इसमें दो मत है जो मेगास्थनीज और क्या होता है, एक तो हमको पता चलता है मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार, और दूसरा पता चलता है हम लोग को चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। अब दोनों में कहीं कहीं क्या पाया जाता है? मतभेद पाया जाता है। आपका चाणक्य कहता है, ठीक है, आपका चाणक्य कहता है कि समाज है चार वर्णों में क्या था? चार वर्णों में पहले जैसा ही क्या था? बटा था। चार वर्णों में बटा था। आप लोग को चार वर्ण पता है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार वर्णों में बटा था, लेकिन चाणक्य के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस समय धार्मिक जो वर्णों में बटा था, कट्टरता थोड़ा कम था, क्योंकि खुद भी कहा जाता है कि जो क्या कहा जाता है, जो धर्मा थी, ठीक है, जो अशोक की माता, ठीक है, का लिखवाया था, वो भी एक शूद्र महिला थी। कहा जाता है कहीं कहीं कि स्थिति क्या हो रही थी, पहले से कुछ अच्छी थी। समझ आ रहा है आप लोग को? चार वर्णों में बटा था, किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा चार वर्णों में बटा था, और मेगास्थनीज के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा सात जातियों में बटा था। सात जातियों में बटा था। अब देखिए, ये जाति वंशानुगत नहीं है, जो ये जाति लिखवाया हूं वो वंशानुगत नहीं है। जो जैसा अभी आप लोग जाति बोलते हैं कि मैं को ये, मैं वो, वैसा जाति नहीं है, ये कर्म आधारित जातियां हैं। देख लेते हैं सात जातियां क्या क्या थे। मुख्य मुख्य जाति को देख लेते हैं। देखिए, पहला आपका दार्शनिक, जो समाज है दार्शनिक। दूसरा किसान। तीसरा था आपका कारीगर, ठीक है। चौथा था आपका सैनिक। पांचवा था सभासद। पांच, दो ठो और बच गए ना। छठवा था आपका अहीर, और सातवां था निरीक्षक। इतने जातियों में क्या था जो सब मेगास्थनीज कहते हैं कि समाज है दार्शनिक, किसान, कारीगर, सैनिक, सभासद, अहीर, निरीक्षक। अब ये दार्शनिक क्या होता है? फिलोसोफर जिसको बोला जाता है दार्शनिक। समझ आ रहा है? किसान क्या होता है? किसान खेती करने वाले। कारीगर क्या होते हैं? भवनों का निर्माण करने वाले जिसमें कुछ कला हो, ठीक है। सैनिक क्या होते हैं? सैनिक तो आप लोग जान ही रहे हो, ठीक है। सभासद क्या होते हैं? जो मंत्रियों के समान जो व्यवस्था में बैठता है, ठीक है, राजाओं के जो महल में बैठता है उसको सभासद कहा जाता है। अहीर, अहीर आप लोग जानते हो शायद, अहीर का मतलब यादव लोगों से है मेरे ख्याल से, ठीक है। निरीक्षक, निरीक्षण करने वाले जो अधिकारी होते थे। इस प्रकार से सात जातियों में क्या किया गया था? मेगास्थनीज के द्वारा समाज को बांटा गया था। लेकिन चाणक्य के द्वारा पूछे क्वेश्चन में तो कितने वर्गों में? आपका चार वर्गों में बटा था, और मेगास्थनीज के अनुसार सात वर्गों में, सात जातियों में आपका समाज बटा था। फटाक से लिखिए इसको जल्दी से। हो गया जी?
नोट्स एकदम बेस्ट बनाना है सबको, नोट्स एकदम अच्छा रहना चाहिए आपका नोट्स, क्योंकि नोट्स ऐसा बनवाया जा रहा है कि नोट्स नहीं मिलेगा, ऐसा बता रहा हूं मैं। नोट्स एकदम हरा पीला लाल नीला गुलाबी हर चीज रंग दो, लेकिन अच्छा दिखना चाहिए भाई, क्योंकि जैसा दिखेगा वैसी पढ़ने का मूड भी होता है। ठीक है, नोट्स बढ़िया बनवाया जा रहा है तो कुछ अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं दास प्रथा के बारे में देखते हैं। दास प्रथा, जो दास प्रथा है, देखिए इसमें भी जो दास प्रथा है, मौर्यकालीन जो दास प्रथा था, जो बंधुआ बनाकर रखा जाता था, जो दास प्रथा, आप लोग को पता है दास मतलब बंधुआ मजदूर, एक तरफ से बोला जाए बंधुआ मजदूर। तो दास प्रथा के बारे में यहां भी दो मत है, मेगास्थनीज और चाणक्य के बारे में। चाणक्य कहता है, चाणक्य आपका कहता है कि मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा क्या थी, प्रचलित थी। समझ आ रहा है, चाणक्य आपका क्या कहता है कि मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन मेगास्थनीज क्या कहते हैं कि दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, एक मिनट। ठीक है, चाणक्य के अनुसार लिखो, चाणक्य अनुसार दास प्रथा क्या थी, दास प्रथा प्रचलित थी, दास प्रथा प्रचलित थी। और मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज अनुसार क्या था जी, प्रचलित नहीं थी, दास प्रथा प्रचलित नहीं थी और इसमें प्रचलित थी। अब देखते हैं इसके बारे में आखिर मतभेद क्यों है। देखिए, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, हेलेना से विवाह करने गया था, कहानी बताया था, याद आ रहा है। ठीक है जी, तो देखिए मेगास्थनीज कहां से आया था, आपका यूनान से आया था। ठीक है, और देखिए आप लोग कहां से हो, आप लोग अपने जगह से हो और कहीं दूसरे जगह जाते हो और वहां की बोली भाषा या संस्कृति अलग होती है, तो आप लोग खुद बोलते हो कि हमारे यहां से ये तो अलग है, हमारे यहां से ये ज्यादा खाते हैं, हमारे यहां से इन लोग कम खाते हैं। समझ आ रहा है, हमारे यहां से यहाँ के लोग सांस्कृतिक में क्या है, मतभेद है दोनों में। इस प्रकार से कंपेयर किया जाता है, कहीं भी जाओगे तो बोली भाषा देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या किया जाता है, आपका कंपेयर किया जाता है। वैसे ही यहां भी मेरे ख्याल से इस प्रकार होगा, क्योंकि उस समय मेगास्थनीज यूनान से था और यूनान में दास प्रथा बहुत ही क्या था, कठोर व्यवस्था था, बहुत ही ज्यादा क्या था, दास प्रथा कठोर व्यवस्था था, दास प्रथा के लिए बहुत ही ज्यादा कठोर नियम था। लेकिन अपने भारत में क्या बोलता है, चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने से पता चलता है कि यहां जो चाणक्य थे वो छोटे छोटे किसानों को जब खेती करने जाते थे उसको भी दास कहा करते थे। समझ आ रहा है दोनों का कंपेयर। ये अपने यूनान के अनुसार सोच रहा है, कौन, मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज है वो अपने यूनान के अनुसार सोच रहा है कि मेरे यूनान में इतना कठोर, और उसके अनुसार यहां तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, क्योंकि यूनान में बहुत ज्यादा कठोर व्यवस्था था दास प्रथा के लिए और भारत में कठोर व्यवस्था बिल्कुल नहीं था। वो तो खेती करने जाते थे, उसको भी चाणक्य दास कहकर बुलाते थे। तो इसके अनुसार क्या हो गया, वो नगण्य हो गया। अरे 1 करोड़ के लिए आपको 10 बोलूंगा तो ये नगण्य नहीं हो जाएगा यार। उसी प्रकार यहाँ क्या था, भारत में क्या था, बहुत ही कम क्या था, जो दास प्रथा है बहुत ही एकदम मिनिमम रूप से। और यहाँ मेगास्थनीज के अनुसार यूनान में क्या एकदम कठोर व्यवस्था था, इसीलिए मेरे ख्याल से जो मेगास्थनीज होता है वो नहीं था बोल रहा है दास प्रथा, और जो चाणक्य है वो दास प्रथा प्रचलित था बोलता है। ठीक है, अब देखते हैं न्याय व्यवस्था को। आपका देखते हैं न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था।
देखिए जो न्याय व्यवस्था है वो दो प्रकार से था यहां। कितने प्रकार से था जी आपका? दो प्रकार से। एक होता है आपका दीवानी मामले और एक होता है आपका फौजदारी मामले। एक होता है आपका क्या होता है? दीवानी मामले और एक होता है आपका क्या? फौजदारी मामले। दीवानी मामले को कहा जाता था धर्म संस्थीय, धर्म संस्थीय, धर्म संस्थीय कहा जाता था और इसको कहा जाता था कंटक शोधन, कंटक शोधन। ठीक है। जो देखिए न्यायिक व्यवस्था में क्या था, जो मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था था, जो कोर्ट होता था, ठीक है, कोर्ट हुआ करते थे, वो तो एक तो पहले सबसे इसमें नीचे का स्तर क्या है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में गांव होता था, जो गांव में आज भी होता है, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था गांव में भी होता है, गांव में बैठाते हैं बैठक, ठीक है, ठीक है, तो वहीं वहां भी मौर्य काल में वैसी होता था, लेकिन एक्चुअल रूप से उसको दो भागों में बांटा गया है, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। जो गांव के स्तर पर नहीं उसको ठीक किया जा सकता था, जो मतभेद को, वो यहां आता था, एक दीवानी मामले में आता था और एक फौजदारी मामले में आता था। दीवानी मामले का जो, ठीक है, जो वो होते थे सुप्रीम होते थे, उसको धर्म संतीय कहा जाता था और यहाँ के सुप्रीम को क्या कहा जाता था? कंटक शोधन कहा जाता था। ठीक है, सॉरी, दीवानी मामले को धर्म संस्थीय कहा जाता था और फौजदारी मामले को कंटक शोधन कहा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं ये दीवानी मामला आखिर होता क्या है और फौजदारी मामले आखिर होता क्या है। देखिए जैसे आप लोग अपने घर के अगल बगल कभी लड़ाई हुआ होंगे, ठीक है, आप लोग अपने घर के अगल बगल या दोस्त यार या कहीं भी जाते वाते बहस वगैरह हुए होंगे, समझ आ रहा है? जो छोटी मोटी बातें रहती है जिसको आपसी समझौता करके क्या किया जा सकता है, निपटाया जा सकता है, उसको बोलते हैं दीवानी मामले। ठीक है, जो छोटे मोटे मामले होते हैं, बहसबाजी, गाली गलौज, ये सब क्या रहता है आपका? दीवानी मामले के अंतर्गत आता है। और जो फौजदारी मामले हैं वो मारपीट, खून खराबा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से क्या आता है फौजदारी मामले में? बड़ा बड़ा क्या आता है? केसेस आता है, खून खराबा, मारपीट, रेप वगैरह, ये सब कौन से मामले में आते हैं? फौजदारी मामले में आता है। दीवानी मामले क्या है? छोटे मोटे। ठीक है, अब देखते हैं आपका दीवानी मामले। दीवानी मामले के जो सुप्रीम होते थे उसको व्यवहारिक कहा जाता है, व्यवहारिक। और इसके क्या कहा जाता है? प्रदेष्टा, प्रदेष्टा। ठीक है, प्रदेष्टा, इसको क्या कहा जाता है? सुप्रीम को व्यवहारिक कहा जाता है और इसके सुप्रीम को प्रदेष्टा कहा जाता है। दीवानी मामले, ध से दीवानी, ध से धर्म संस्थीय, फौजदारी, कंटक शोधन, इसके सुप्रीम को व्यवहारिक कहा जाता है, इसके सुप्रीम को प्रदेष्टा कहा जाता है। समझ आ गया? आज ही के जैसे क्या है, जैसे आज की न्याय व्यवस्था है, ठीक इसी प्रकार ही है जो आज की न्याय व्यवस्था। ठीक है, आज की न्याय व्यवस्था में दीवानी मामले जिला न्यायाधीश करता है, आपका कलेक्टर करता है। समझ आ रहा है? आज के जो न्याय व्यवस्था है अभी का, वर्तमान का, वो क्या है? जो दीवानी मामले रहते हैं उसको कलेक्टर निपटाने का प्रयास करता है। ठीक है, कलेक्टर निपटाने का प्रयास करता है और जो बड़े बड़े मामले होते हैं उसमें कोर्ट में जाया करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह होता है, तो उसमें क्या किया जाता है? निपटाया जाता है। ठीक है, जो छोटे मोटे केस है उसको जिलाधीश निपटा देता है और बड़े बड़े केस को बड़े बड़े कोर्टों में जाना पड़ता है फौजदारी मामले के लिए। ये हो गया आपका। अब देखते हैं, लिखिए जल्दी से इसको। लिख लिए?
अब देखते हैं गुप्तचरी व्यवस्था। गुप्तचरी व्यवस्था, देखिए जो गुप्तचरी व्यवस्था है वो दो प्रकार से यहां भी होता था। एक जो गुप्तचर रहते थे वो क्या करते थे, एक ही जगह रहकर, एक ही क्षेत्र में रहकर क्या करते थे गुप्तचरी, और एक जो रहते थे वो घूम घूम कर, देश विदेश घूम घूम कर क्या करते थे, बताते थे। अब गुप्तचरी व्यवस्था क्यों किया जाता था उस समय, देखिए उस समय के जो राजा होते थे, जो उस समय के राजा होते थे, समाज उसके बारे में क्या कह रहा है, समाज राजा के बारे में आखिर सोचता क्या है, वो उनके लिए बहुत क्या रहता था, मायने रखता था। अभी के जैसे नहीं है कि अभी समाज कुछ भी बोले। उस समय के राजा को प्रत्येक जनता के बातों से फर्क पड़ता था। इसी प्रकार से क्या रखा जाता था, आपका गुप्तचरी व्यवस्था रखा जाता था कि समाज में आखिर राजा के बारे में बातें क्या हो रही है, जो वो निर्णय ले रहा है उसके बारे में जनता में आखिर बातें क्या हो रही है। कई बार तो वेशभूषा बदल कर जाया जाता था। और दूसरी, पहली बात तो यह हो गया कि राजा को क्या कहते हैं उसके लिए, राजा के बारे में क्या सोचते हैं उसके लिए। लेकिन दूसरी बात यह थी कि जो गुप्तचरी व्यवस्था है वो बाहर आक्रमणकारियों के लिए भी रखा जाता था कि कोई बाहर से आक्रमण करने की क्या रणनीति तो नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इस दोनों के लिए क्या किया जाता था, एक क्षेत्र में ही रखा जाता था और एक को घूम घूम कर क्या किया जाता था, गुप्तचरी व्यवस्था का क्या किया जाता था, संचालन किए जाते थे। तो एक देखते हैं, एक तो होता था संस्था, एक का नाम है संस्था और दूसरा का नाम है संचार। नाम से ही स्पष्ट है, एक था आपका संस्था और एक था आपका संचार, ठीक है। संस्था क्या था, एक ही जगह रहकर, एक ही जगह रहकर, एक ही जगह रहकर करते थे। और जो आपका संचार है वो घूम घूम कर करते थे, ठीक है। जो संस्था है एक ही जगह संस्था, देखिए आजकल कोई भी संस्था होता है एक जगह रहता है, जैसे स्कूल वगैरह हो गया, एक ही जगह रहता है, घूमता है क्या, नहीं घूमता। तो संस्था एक ही जगह रहकर और संचार घूम घूम कर किया जाता था। लेकिन दोनों को क्या कहा जाता था, गुप्तचरी व्यवस्था करने वाले क्या कहा जाते थे, दोनों को क्या कहा जाता था, गुड़ पुरुष कहा जाता था। क्या, गुड़ पुरुष। गुप्तचरी व्यवस्था करने वाले को क्या कहा जाता था, गुड़ पुरुष कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। एक ही जगह संस्था घूम घूम कर करे संचार, लेकिन दोनों को करने वाले को क्या कहा जाता था, आपका गुड़ पुरुष कहा जाता था, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं एक और, कला संस्कृति। कला संस्कृति क्या था, नाटक किए जाते थे, इस समय गोष्ठी किए जाते थे, नाटक गोष्ठी। शिलालेख भी कला में आ जाता है, शिलालेख है आपका, स्तंभलेख, शिलालेख, स्तंभलेख और आपका स्तूप भी कला संस्कृति में आ जाता है। नाटक, गोष्ठी, शिलालेख, स्तंभलेख और आपका स्तूप, इस सब को कल पढ़ेंगे। और कल क्या पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर, इतना पढ़ेंगे कल। मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उसका पतन कैसे हो गया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो शुंग वंश क्या होता है, शुंग साम्राज्य का वो होता है, विस्तार होता है, वो आखिर कौन कौन क्या क्या किए, कैसे हुआ, वो सबको जानने का प्रयास करेंगे।